दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का सबसे इंपॉर्टेंट रैपिड फायर 100 क्वेश्चंस, सभी एग्जाम ओरिएंटेड और हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपके सिलेक्शन में गेम चेंजर होगा। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरी जीएस सीरीज मिलते रहे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? कहा रहा है कि सिंधु घाटी के सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड। देखिए ये जो है इसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट करिए। मोहनजोदड़ो। आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ये जो है हड़प्पा अगर देखें तो ये पहला खोजा गया स्थल था। ध्यान रखिएगा, पहला खोजा गया जो स्थल है वह कौन सा है? पहला खोजा गया स्थल वो था हड़प्पा, है ना। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। वहीं लोथल जो है यह जो है लोथल यह क्या है? यह एक प्रकार का बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। और कालीबंगन ये कहां पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां है? यह पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। देखते हैं कौन सी है ये। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर बताइए इसका, जल्दी से आप बताइए। देखिए ये कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद है, ये नचिकेत के बारे में इसमें कथा की गई है। किसके बारे में? नचिकेत कथा के बारे में की गई है। वहीं अगर हम देखें जो छांदोग्य है ये उपदेश है। छांदोग्य क्या है? ये उपदेश इसमें दिया गया, इसीलिए छांदोग्य उपदेशात्मक उपदेश कहा जाता, उपनिषद कहा जाता है। और वहीं केनोपनिषद जो है, ये केनोपनिषद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता है। किसका चर्चा करता है? यह ब्रह्म ज्ञान का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंडकोपनिषद। यह प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी बताइए। देखिए जो वैशाली है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम वहीं देखें पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति। कौन सा? तृतीय। और कुंडलवन में कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो अब राजगिरी में कौन सा? तो राजगिरी में हो गया कौन सा? प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे आयोजित की गई थी? राजगिरी में। अगर हम देखें ये गंगा नदी के इस साइड उस साइड अगर जाए, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की गई राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां की गई? तो वैशाली में। फिर तृतीय बौद्ध संगीति किया गया पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति कहां किया गया? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। तो एक बार गंगा के इस साइड, गंगा के उस साइड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया सी नंबर, राजगिरी। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत, अकबरनामा के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? बताइए इसका आंसर। अकबरनामा के लेखक कौन थे? है ना। देखिए बीरबल जो थे ये उनके दरबारी थे। कौन थे? किनके दरबारी? जो अकबर हैं, अकबर के दरबारी हुआ करते थे। वहीं फैजी जो थे ये कवि थे, फैजी कवि थे। टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करते थे। कौन सा मंत्री? वित्त मंत्री। तो अबुल फजल कौन अकबरनामा के लेखक हैं? वो हैं अबुल फजल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, अबुल फजल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? अभी पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका आंसर होगा नाना साहेब। नहीं, गलत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही से बताइए इसका, कुंवर सिंह। आंसर क्या होगा इसका? कुंवर सिंह। तो ये कौन थे इनके 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। फास्ट करने में इसी तरह से गलती होती है। देखिए मंगल पांडे कहां पर किया था? ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर में, जो कलकत्ता में स्थित है। वहीं नाना साहब कहां पे किए थे? तो ये कानपुर में किए थे। कहां पर? कानपुर में थे। तात्या टोपे ये एक मराठा नेता थे जो कानपुर में भी किए थे। ये नेतृत्व नहीं किए थे बल्कि नेतृत्व किया था, सहयोग किया था इन्होंने कानपुर में भी, और ग्वालियर में झांसी की रानी को भी इन्होंने सहयोग किया था, और कानपुर में नाना साहब को सहयोग किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए इसका आंसर। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी
किलोमीटर कितना है, ये 2525 किलोमीटर। कितना है इसका लंबाई, 2525 किलोमीटर। कहां से निकलती है गंगा नदी, तो गंगोत्री से निकलती है। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गिरती कहां पर है, तो वह बंगाल की खाड़ी में। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीजें कि सामान्यतः अगर हम देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र जो है ये बहुत बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, लेकिन भारत में लंबाई इसकी कम है। ज्यादा लंबाई इसकी चाइना में, तिब्बत में है। वहीं देखिए इंडस सिंधु, इसकी कुल लंबाई सबसे ज्यादा है, लेकिन ये भारत में कम भाग है। इसका भाग जो है चीन और पाकिस्तान में ज्यादा पड़ता है। वहीं गोदावरी देखिए तो गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी कहां की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो लंबाई है वह है 1465 किलोमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है वो कितना कौन होगा, गंगा नदी। और इसका क्या है लंबाई, वह है 2525 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए आंसर जल्दी से आप। देखिए कर्क रेखा जो है, अगर हम देखें कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उपोष्ण कटिबंध हो जाता है और नीचे वाला भाग कौन सा कटिबंध हो जाता है, उष्ण कटिबंध। तो ये कर्क रेखा का कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना। तो अगर हम देखें कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर इसका हो जाएगा 8 राज्यों से। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है टोटल क्या हो जाएगा, वो 8 राज्य। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि हमें भी हौसला मिले और मैं आपके लिए बेहतर हमेशा बनाता हूं। आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें कि आपको फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है इससे। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं किए जा रहा हूं, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर हम पूछे तो अगर हम क्रम देखें तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून, है ना, नेपच्यून। तो ये जो है ये क्रम है जो आप क्रम रख सकते हैं बड़ा से छोटा की ओर। तो पृथ्वी का ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह भी। ये यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट देखी गई है। कौन सा, ग्रेट रेड स्पॉट। और ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है ये देखा गया, ये विशाल तूफान का परिचायक है। पृथ्वी को कहा जाता है जीवन वाला ग्रह। और शनि जो है, शनि का रिंग काफी ज्यादा फेमस है, इसके चारों ओर जो रिंग बनी हुई है वो। और मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वह कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका आंसर। सही, इसका आंसर होगा केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, केरल में। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। ये जो है मुख्यतः यहाँ से एक नदी बहती है जिनका नाम है कुंथी नदी। कौन सा नदी बहती है, कुंथी नदी जो बहती है वो किस नेशनल पार्क से, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बहती है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के संदर्भ में कहते हैं ये नीलगिरी के पास है, लेकिन पार्ला जो नीलगिरी के पास है, लेकिन ध्यान रखिएगा पार्क, ये साइलेंट वैली पार्क कहां पर है, वो केरला में है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक वेस्टर्न घाट्स में स्थित है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड कहां है, हिमालय पार्क्स में। तो साइलेंट वैली का आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वह है केरल राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, बताइए आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, जल्दी से बताइए। देखिए हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है, तो वह है उड़ीसा में। कहां पर है ये, उड़ीसा में, है ना, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। और ये इसके पास कौन सी नदी पर है यह, तो महानदी पर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, महानदी। देखिए इसका विशेषता क्या है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक ना, अर्थन बॉन्ड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ये जो अर्थ पर स्थित बांध है वह है। कावेरी नदी कहां पर है, ये दक्षिण भारत में। नर्मदा पर कौन सी जो है बांध है, वह है सरदार सरोवर, ध्यान रखिएगा। नर्मदा पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, कहा गया है, बताइए जल्दी से आंसर। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, आंसर बताइए। बिल्कुल सही, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 को क्या है, अनुच्छेद 32, तो यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर हमारे किसी भी अधिकार में हनन होती है तो हम किसके तहत, आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद
32 उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक या संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नागरिक इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करवाता है। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 14 अगर देखें तो यह आर्टिकल 14 कौन सा अधिकार से जुड़ा हुआ है, समानता के अधिकार से। और आर्टिकल 19 किससे जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता के अधिकार से। और अनुच्छेद 21 किससे जुड़ा हुआ है, तो वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो वह आर्टिकल 32 क्यों कहा गया, क्योंकि मौलिक अधिकार का यह रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी नीतीश कुमार जी राज्यसभा गए हैं, तो हो सकता है ये प्रश्न बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। ये परमानेंट हाउस है, याद रखिएगा। राज्यसभा जो है ये परमानेंट है, लोकसभा क्या अस्थायी है, जबकि राज्यसभा क्या है, अस्थायी जो हाउस है। तो परमानेंट हाउस है ये, ध्यान रखिएगा। ये कभी भंग नहीं होता। हर एक 2 साल में, हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है, इसका रिटायर हो जाता है। 1/3 सदस्य इसका रिटायर होता है। और ये कितने काल का है, ये 6 वर्ष का है। वही लोकसभा पूछे तो कितने साल का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है ना। और जो 2 वर्ष यहां पर दिया है वो रिटायरमेंट साइकिल दिया है, टेन्योर नहीं दिया है। तो राज्यसभा का कितने वर्ष हो गया, 6 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए जल्दी से आंसर इसका। बिल्कुल सही, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जिन्हें CJI कहते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, वो अनुपस्थित हैं या वो नहीं है, तो उनके अनुपस्थिति में कौन देंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। आंसर बताइए जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। अगर आप ये बता देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी ठीक है। आंसर क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर जिला में। कब किया गया था, 1959 में। किस कमेटी के सुझाव पर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर किया गया था इसका स्थापना नागौर में, है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में बाद में स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत स्टार्ट कहां से, राजस्थान के नागौर से। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। किसका पूछ रहा है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में इसकी बातें की गई है। इसमें कहा गया है कि इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बताया गया, जो ये दंड पाने वाली एक बहुत बड़ी ये गुनाह पाया जाता है अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं। वही अनुच्छेद 15 अगर देखें तो ये भेदभाव को रोकने की बातें करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में समान अवसर देने की बातें, रोजगार में समान अवसर। और वहीं अगर देखें अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत की बातें करता है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यह है, मैं इसीलिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये काफी फास्ट करवा रहा हूं। आप लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ और अंत तक की वीडियो देखिए। मैं आपको एक रिवीजन, एक मोटा मोटी रिवीजन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एईडीओ में दिखेगा, बीपीएससी के एग्जाम में दिखेगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आंसर बताइए जल्दी से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। देखिए लाइट ईयर जो है, मतलब ये कहता है कि प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, है ना। अगर हम इसका देखें स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी आपको कहा सकता है कि ये इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम देखें एक लाइट ईयर में, अगर एक लाइट ईयर देखें, एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर चलता है प्रकाश, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो ये किसका मात्रक है, वह है दूरी का मात्रक है। तो लाइट ईयर मतलब ईयर दिखे भी तो डिस्टेंस ही याद रखना है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस को याद रखिएगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए न्यूटन के
प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इस क्या कहता है जड़त्व का नियम या प्रथम नियम? वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक ना। ये दिया था आइजैक न्यूटन साहब ने, इसलिए इन्हें कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, या इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़ मतलब स्थिर रहना, कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बने रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, तो ध्यान रखिएगा। वहीं द्वितीय नियम देखें तो इसका होता है फॉर्मूला F=ma, यानी कि वस्तु और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्वितीयक नियम। वहीं तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कहता है कि एक्शन जो भी होगा, कोई भी एक्शन होगा तो उसका क्या होगा? रिएक्शन भी होगा, यानी हर एक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा जड़त्व का नियम का? ए नंबर प्रथम नियम। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? बिल्कुल सही। ध्वनि की चाल चलने के लिए, ध्वनि की चाल चले इसके लिए क्या जरूरत होती है? तो इसके लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स का जरूरी होता है जो ज्यादा पैक होता है। तो ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद कौन से होता है? तो वो होता है लिक्विड में। और लिक्विड के बाद कहां पर होता है? तो वो होता है गैस में। किसमें होता है? गैस में। अब देखिए सॉलिड में क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल नजदीक नजदीक है। अब इस आधार पर अगर देखें तो सॉलिड कौन हो गया? स्टील। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होगा? तो वह होगा सॉलिड में। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल ही नहीं करता, इसमें ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा है? वह देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका। बिल्कुल, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? क्या होता है रॉकेट? रॉकेट गैस को पीछे फेंकता है, जिससे गैस जो पीछे फेंकती है तो रॉकेट क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। इससे मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है ना। तो ये है न्यूटन के थर्ड लॉ से जुड़ा हुआ है। न्यूटन के किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ये जुड़ा हुआ है। ये भी बातें ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए, अगर हम जो बर्नौली है, बर्नौली प्रमेय किससे, थ्योरम किससे रिलेटेड है? तो ये फ्लूइड से रिलेटेड है। किससे जुड़ा हुआ है? ये फ्लूइड से। और वहीं एवोगैड्रो जो है हाइपोथेसिस, ये केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखती है। दूरदृष्टि दोष निवारण का मतलब हुआ कि दूर की वस्तु साफ दिखती है और पास की वस्तु क्या? धुंधली दिखती है। तो इसके लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है उत्तल लेंस का उपयोग। कौन से लेंस का उपयोग? चश्मे में कौन सा? उत्तल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस किसके निवारण के लिए होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये मायोपिया के लिए। ये अगर हाइपरमेट्रोपिया है उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। वहीं बेलनाकार जो है ये स्टिग्मेटिज्म है, बेलनाकार लेंस। और वहीं द्विफोक्सी है, ये मिक्स्ड होता है ना। तो नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु जो होगी वो दिखाई अच्छे से देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखिएगा, उसका उल्टा होता है हमेशा, जैसा वर्ड है उसके उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? बताइए आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब ने दिया। किसने दिया है? मोजले साहब ने। इसमें एटॉमिक, ये किस पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी? ये भी ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर निर्धारित है। किस पर निर्धारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है ना। परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। ये ध्यान रखिएगा, पूछा है अभी बीपीएससी एईडीओ में। इस पर आधारित हम एक थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसे दिया हेनरी मोजले साहब ने। किसने दिया है? हेनरी मोजले। पूरा नाम है इनका हेनरी मोजले साहब, है ना। पहले जो था ये मित्री मेंडलेव ने एटॉमिक मास पर आधारित टेबल दिया था। बाद में इसको आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? हेनरी मोजले साहब ने। मेंडलीव पुराना सारणी है। वहीं डाल्टन देखें तो ये किसके बारे में बात करता है? तो ये एटॉमिक थ्योरी की बात करता है। किसकी बातें करता है? एटॉमिक थ्योरी की। और जो रदरफोर्ड साहब हैं, रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस की बात करता है। किसका बात करता है? नाभिकीय खोज की, यानी न्यूक्लियस की बातें करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हंसने वाली गैस, लाफ्टर गैस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है बराबर। लाफ्टर गैस का रासायनिक नाम है, बताइए इसका आंसर। लाफ्टर गैस का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल
क्या है इसका रासायनिक नाम? वह है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं N2O। ये हंसाने वाली केमिकल फॉर्मूला है N2O। और इसका यूज कौन करता है? इसका वो यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में। किसमें किया जाता है? एनेस्थेसिया, जिसमें कि हम बेहोश करने के लिए देते हैं। ये ज्यादातर डेंटल यूज करते हैं या सिजेरियन जो होते हैं डॉक्टर, वो यूज इसका किया करता है। नेक्स्ट देखें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है? NO। नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या होते हैं? NO। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं NO2। ये टॉक्सिक गैस है। NO2 कौन सा गैस है? ध्यान रखिएगा, जहरीला गैस है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये टॉक्सिक गैस है। वही N2O5 है, ये अलग जो होता है वो कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आंसर बताइए। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बिल्कुल, लोहे पर जंग लगना जो है यह उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसका आंसर उदाहरण होगा? यह ऑक्सीकरण का। ध्यान रखिएगा, आयरन, आयरन में ऑक्सीजन के प्रभाव में आता है। आयरन जो है ऑक्सीजन के प्रभाव में आया और ये मॉइस्चर के प्रभाव में आया। ये चीजें जैसे ही हुआ तो क्या होगा? उस पर रस्ट लग जाएगा। रस्ट जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसे या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा। तो लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है? वह होता है किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है यह देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाली। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग होता है? बताइए आंसर इसका जल्दी से। पेंसिल की लीड बनाने में, बिल्कुल सही, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग होता है? वह ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कार्बन का जो है एलोट्रोपी है। याद रखिएगा, ये कार्बन का एलोट्रोपी है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आसानी से इसे लिखा जाता है। कोयला जो है ये इम्प्योर कार्बन है। वहीं सल्फर जो है ये येलो सॉलिड है। ध्यान रखिएगा, सल्फर क्या है, कैसा है? ये येलो सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। और फास्फोरस जो है यह क्या है? ये रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा जल्दी। तो ग्रेफाइट जो होता है, इसका पेंसिल के लीड में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए आंसर जल्दी से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, पीएच स्केल अगर हम देखें, पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है। 7 जो होता है वो होता है उदासीन, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल, है ना? और अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो इन्हें बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। और अगर ये 7 से अधिक है, 7 से अगर ये अधिक है तो इन्हें बोलते हैं, 7 से अधिक है तो ये हो गया बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस, है ना? तो ये हो गया क्षारीय और लवणीय। तो पीएच मान जो होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए आंसर इसका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ये ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा, जिसे बोलते हैं ATP बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी कॉइल, ये क्या है? ये पैकेजिंग है एक प्रकार का। क्या है? ये पैकेजिंग है। किसका? सेल का पैकेजिंग है ना? और वहीं अगर लाइसोसोम देखें तो ये डाइजेशन करती है। क्या करता है? ये डाइजेशन, पचाने का, पाचक का कार्य करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, यकृत है ना? लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका काम क्या है? इसका काम है बाइल जूस को क्या करता है? ये सेक्रेट करता है। बाइल जूस ये छोड़ता है, बाइल जूस बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना, जितना भी जहरीला चीज है उसको खत्म करना, ठीक ना? तो ये थायराइड क्या है? थायराइड है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो अंदरूनी है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड। इसके आधार पर हमारी सारी जो भावनाएं होती है वो जुड़ती है। वही पैग्नियस जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या है? तो पेनक्रियाज है डाइजेशन में काम करता है और यहीं से इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन अगर सही से ना निकले तो मधुमेह का रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन। और वही पिट्यूटरी है, ये मास्टर ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? ध्यान रखिएगा, मास्टर, यानी कि ये मुख्य ग्रंथि है जो सभी कुछ को नियंत्रित करने में मदद करता है, पीयूष ग्रंथि। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो गया? तो लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया लीवर।
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर बताइए। रक्त का थक्का जमने में, ये पूछा गया है बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम में अभी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? वह विटामिन के। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट करता है। इसके कमी से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा रक्त का बहना शुरू हो सकता है। विटामिन ए किससे जुड़ा है? ये विजन से, देखने से जुड़ा है, हमारी दृष्टि से जुड़ी है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इम्यूनिटी, हमारी जो क्षमताएं होती है उसको बढ़ाता है। और विटामिन ई, ये क्या है? विटामिन ए है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक? विटामिन के। अगर ये नहीं होगा तो फिर रक्त बहते रह जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए आंसर इसका। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है डायबिटीज, बी नंबर, डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होता है इंसुलिन की कमी से? देखिए, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ये कमी हो जाएगा तो इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। वहीं घेघा का रोग जो है, गोइटर, ये किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। किसके कमी से होता है ये? आयोडीन के कमी से, ध्यान रखिएगा। घेघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो यानी आयोडीन के कमी से, है ना। वहीं एनीमिया रोग, ये किसके कारण से होता है? तो ये आयरन की कमी से होता है। किसके कमी से? आयरन। और रिकेट्स जो होता है, ये किसके कमी से होता है? ये विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी अगर होगा तो, विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? रिकेट्स बीमारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से आंसर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये सेल डैमेज होने पर खुद को ही क्या कर लेता है? खत्म कर लेता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सेंट्रोसोम जो है, अगर हम देखें सेंट्रोसोम, यह क्या है? ये स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। जो द्विकुंडल है उसको फॉर्मेशन करने में, जो कोशिका का द्विकुंडल है उसको फॉर्मेशन में मदद करता है। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल है स्टोर होता है यहाँ पर सारी चीज, इसलिए इसे स्टोरेज कहते हैं। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है यहाँ पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम का, राइबोसोम यहाँ पे बनता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ठीक ना, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है, ये बराबर पूछे जाते हैं। अगर आप बायोलॉजी वाली कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी सीधे सवाल पूछे जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था उससे संबंधित। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बताइए आंसर। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। बिहार की इकोनॉमी का बैकबोन ही है कृषि। यहाँ का मुख्य फसल क्या है? धान, गेहूं और मक्का, है ना। तो ये चीजें, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है? कौन से आय में? प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है। कौन सा जिला? बिल्कुल सही, पटना। ये राजधानी है, कैपिटल है और यहाँ इकोनॉमिक हब है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का भी काफी बढ़ावा है, गवर्नमेंट जॉब्स भी ज्यादा है और बिजनेस भी ज्यादा है। मुजफ्फरपुर एग्रीकल्चर बेस्ड है। गया जो है टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। वहीं बेगूसराय देखे तो ये इंडस्ट्रियल है, लेकिन का यहाँ पर जैसे तेल शोधन कारखाना है बरौनी का, बट लेकिन ये बहुत ज्यादा अभी भी पीछे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? बताइए जल्दी से। बिहार का जहां पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला वह कौन सा है? पूर्णिया। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। यहाँ पर कॉम्परेट, अगर देखिए पूरे जिला का अगर देखा जाए, शहर की नहीं पूरे जिला का, तो यहाँ के कॉम्परेटिवली लो लिटरेसी रीजन है। कारण है इसका गरीबी और शिक्षा संसाधन की कमी है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिया। बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर बताइए जल्दी से। बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में। मधुबनी और दरभंगा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, मखाना को कहते हैं फॉक्स नट। क्या बोलते हैं? फॉक्स नट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र इसका मिथिला रीजन है। इसे जो है अभी हमें जियो टैग में इसको शामिल किया गया, मखाना को, मिथिला का मखाना को जियो टैग में शामिल किया गया है। बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? बताइए जल्दी से। बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? बिल्कुल सही, टसर। कौन सा सिल्क का उत्पादन होता है? टसर। ये भागलपुर क्षेत्र में होता है। कहां पर होता है? ध्यान रखिएगा, भागलपुर। भागलपुर को कहा जाता है जो बिहार का रेशम का मुख्य क्षेत्र, सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है? वह है भागलपुर, है ना।
एरी अगर देखें तो एरी भी ये एक प्रकार का रेशम का प्रकार है और ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट। शहतूत जो है ये मलबेरी सिल्क इससे निकलती है। वहीं मुगा अगर देखें तो मुगा कहां पर है? मुख्यतः ये असम में पाया जाता है। बिहार इकोनॉमी के ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, खासकर मखाना और टसर सिल्क से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए आंसर। करो या मरो का नारा बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुई थी उस समय में इन्होंने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? बिल्कुल सही, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना है? तो ऑक्सीजन का है 21%। ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? 21%। और वहीं अगर नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? तो वह है 78%। वहीं अगर हम देखें जो 0.9%, 0 अगर हम देखें 9% ये किसकी है? तो ये मुख्यतः है जेनोन का। किसका है? जेनोन का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? बताइए आंसर। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। कितना है मानव शरीर में कुल संख्या? वह है 206। ये ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? जल्दी से बताइए। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 280। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को मजबूत करता है और हर एक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अंतिम वित्त आयोग का अध्यक्ष। अगला देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए। बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हाउस स्पैरो यानी गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बताइए जल्दी से। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सामान्यतः जब पदार्थ गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है, लेकिन पानी का व्यवहार जो होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। इसे पानी का असामान्य प्रकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अणु सबसे कम दूरी पर और सबसे सुव्यवस्थित होता है। इस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए न्यूनतम आयतन होने के कारण घनत्व क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस जो है यह फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। ये तापमान पर पानी, इस तापमान पर जो पानी होता है तरल से ठोस में बदल जाता है। बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में ऊपर तैरते रहता है। ध्यान रखिएगा, बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरते रहता है। वहीं देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। ये जो क्वथनांक है तापमान पर, इस तापमान पर पानी उबलने लगता है और भाप में बदल जाता है। गैस अवस्था में होने के कारण इसका घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। वहीं अगर देखें -4 डिग्री सेल्सियस, तो ये जमाव जो है बिंदु, ये जमाव बिंदु से नीचे का तापमान है, जहां पर पानी जमता है उससे यहाँ पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुका होता है। जैसे जैसे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, बर्फ का घनत्व और भी कम होने लगता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? बताइए। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? बिल्कुल सही, एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। सी नंबर, प्रोपेन और ब्यूटेन। लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करा रहे हैं आपको, ये लास्ट तक आप देखिए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है, वह है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगर आप यह कर लिए तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। बताइए इसका आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्या यह सही है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, जिसे हेनरी मोजले ने प्रतिपादित किया था। परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव का आवर्त सारणी आधारित है। परमाणु द्रव्यमान किसका है? मेंडलीव का। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है जो मोजेल साहब ने दिया है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? ये पॉइंट गड़बड़ है। अगला कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में के समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए, समूह 17 में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन शामिल है। ठीक ना? इन्हें हेलोजन यानी लवण बनाने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण बनाने। फिर से सुनिए, समूह 17 में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। ठीक ना? इसे हेलोजन यानी लवण बनाने वाला कहा जाता है। इनके बाहरी कक्ष में जो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बहुत जल्दी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए ये अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। तो आंसर इसकी क्या हो जाएगा? ये सही, 2 नंबर सही है। तीसरा कहता है कथन एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति कम होती जाती है। समझिएगा, जब एक आवर्त में बाएं यानी कि जहां धातुएं हैं जैसे सोडियम से दाएं जहां पर अधातु है जैसे क्लोरीन, यानी कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं तो परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम जाती है, इसलिए धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। तो इस आधार पर तीसरा नंबर भी क्या है? सही है। तो 2 और 3 देखिए किसमें है? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल 2 और 3। देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह कौन सा? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी? बिल्कुल, पेड़ कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। O2 छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या कौन सी गैस निकलती है? वह ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अभी हमने चर्चा किया। कहाँ पर है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी में। बरौनी किस जिला में पड़ता है? बिहार के बेगूसराय जिला में। कौन सा जिला में? बेगूसराय जिला में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है वह? एक सींग वाला गेंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना? अनेक विजय के कारण ही इनको यह जो उपाधि दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, वह है योजना आयोग यानी अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष आपको पूछेगा तो कौन होते हैं? पदेन होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होगा? आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है वह है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, बेरी बेरी रोग जो है वह विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन B1 के कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है वह है बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बताइए जल्दी से। बिहार राज्य का गठन, ठीक ना? बिहार फॉर्म कब हुआ था? 22 मार्च को। कितने तारीख को? 22 मार्च 1912 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1905 को। अगर आपने 100 में से 90 प्लस सही किए हैं तो आप सेफ जोन में है, और 90 प्लस मतलब सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म है। ऐसे ही और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको केवल इतना ही प्रश्न नहीं बताया, इसमें 200-250 प्रश्न बन जाता है इतने डिस्कशन से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।